बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग खैरियत से हैं। CS 101 यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की इस वीडियो में हम आपको वेलकम कहते हैं। तो आज हम CS 101 यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के फाइनल टर्म के जो MCQs हैं उनको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आपके साथ। और ये हमारा पेपर 1 होगा। हमने पास्ट के कुछ पेपर्स लिए हैं और उसके साथ साथ हमने आपके हैंड नोट्स में से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो है वो कलेक्ट करके एक पेपर बनाया है ताकि आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए और आप अपने रियल एग्जाम में पेयर होने से पहले एक दफ़ा थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएं ताकि क्वेश्चंस किस तरह के आने हैं, किस तरह के हो सकते हैं और आपकी तैयारी कितनी है, एक आपको अच्छा आइडिया मिल जाए। तो कुछ गाइडलाइंस हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं अपना पेपर स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तो देखिए, हम 60 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करेंगे इस पेपर के अंदर, जो अब हम अटेम्प्ट करने शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी, जैसे मैंने मेंशन किया है कि क्वेश्चन जो हैं वो मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठे किए गए हैं। उसमें से कुछ पास पेपर हैं आपके और कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके हैं रूट्स के अंदर से हैं और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनको हमने शामिल किया है इस पेपर के लिए। और तीसरी, हम ये कोशिश करेंगे क्योंकि ये 60 क्वेश्चन हैं तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है वो 1 मिनट स्पेंड करें क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो फिर काफ़ी एक्सटेंसिव हो जाएगी। ठीक है, तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं चीज़ें, जस्ट कुछ शॉर्ट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो और आपको लगे कि नहीं इस बात की आपको समझ नहीं आई, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, अपनी क्यूरी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसको फिर वहाँ थोड़ा और डिटेल से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके ज़हन में रहनी चाहिए। तो चलिए अब अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडरिंग द सॉफ्टवेयर टेस्ट फेज। ये देख लीजिए, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है कि टेस्टिंग फेज की बात हो रही है। कुछ कीवर्ड्स होंगे एग्जाम के अंदर, आपके क्वेश्चंस के अंदर, तो उन कीवर्ड्स के ऊपर आप थोड़ा सा अगर फोकस कर लेंगे तो आंसर ऑप्शंस जो हैं वो आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी या राइट पिक करने में बड़ी आसानी होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ आपके साथ साथ जो पेपर हम हल कर रहे हों और जो क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं इनफैक्ट उसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो मैं हाईलाइट करता रहूँ ताकि आप आंसर्स के ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस या उसको नैरो डाउन कर सकें। तो टेस्ट फेज की बात हो रही है, इन द रिजल्ट ऑफ डैश स्टेप इन द इंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये देख लीजिए, इंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस की बात हो रही है, शुड बी टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी। तो क्या ऐसा होता है कि टेस्टिंग फेज में जो हम रिजल्ट लेते हैं वो किसी एक पहले स्टेप का लेते हैं? नहीं। या पूरे टेस्ट फेज में अगर 4 स्टेप्स हैं तो हम सिर्फ पिछले स्टेप का ले लेते हैं, अगर हम थर्ड पे हैं सेकंड का ले लेते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्ट केस में द रिजल्ट ऑफ ईच इंटरमीडिएट स्टेप, ये हम सब जितने भी स्टेप्स आते हैं इंटरमीडिएट के इंटरम या दरमियान में रिजल्ट्स हैं वो हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं, उनको कंसिडर करते हैं। तो इसलिए जो हमारी राइट ऑप्शन है वो क्या है, ईच इंटरमीडिएट स्टेप। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द लेमैन्स पर्सपेक्टिव, यानी कॉमन मैन जो होता है उसके लिहाज से डैश इज ऑफन इक्वेटेड विद हाउ एंड डैश इज विद व्हाट। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से दो चीज़ें, एक होती है हाउ यानी चीज़ को कैसे करना है, और एक होती है व्हाट, चीज़ यानी क्या करना है, क्या चीज़ करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में से हमें 2 चीज़ें पिक करनी है यहाँ पे। एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, फ्रॉम द लेमैन्स पर्सपेक्टिव डिज़ाइन इज ऑफन इक्वेटेड विद हाउ। ये बिल्कुल बात ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं ना। जब आप शुरू करते हैं पहले आप देखते हैं कि आपने बनाना क्या है, फिर आप सेकंड फेज में जाके देखते हैं कि आपने उसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे जो कैसे बनाना है वो क्या है, हमारा हाउ है, और हाउ मतलब आपका डिज़ाइन। तो इसका मतलब ये कि ये ऑप्शन तो ठीक है। इसका मतलब कि ये डिज़ाइन वाली ठीक हो सकती है, ये डिज़ाइन वाली फोर्थ, ये सेकंड और थर्ड ये तो ठीक नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पहले डिज़ाइन नहीं है जो कि हाउ है। तो डिज़ाइन इज इक्वेटेड विद हाउ, ये तो ठीक हो गया। एंड डैश इज व्हाट, डेवलपमेंट जो है वो आपको पता है SDLC में या सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल या डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपका, उसमें डेवलपमेंट जो व्हाट नहीं होती, व्हाट जो है वो सबसे पहले आता है कि आपने बनाना क्या, और सबसे पहले आपके पास क्या आता है, रिक्वायरमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है और आपकी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि डिज़ाइन इज हाउ एंड रिक्वायरमेंट इज व्हाट। इनफैक्ट दिस इज कि आपने बनाना क्या है, आप उस सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। तो पहला एक्चुअली फेज आपका क्या होता है कि आपने बनाना क्या है
और दूसरा आपका फेज होता है कि आप उसको देखते हैं कि फिर आपने उसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डिजाइन और रिक्वायरमेंट्स। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो आपने एक हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, सोर्स है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है ये काम आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स करते हैं। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपकी क्या है, इंटरप्रेटर है। असेंबलर जो है ये असेंबली लैंग्वेज के साथ यूज होता है और असेंबली लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये आप याद रखिए। डिबगर जो है इसका काम और होता है, ये कोड में एरर कहाँ पे है, ये पर्टिकुलर उस जगह के ऊपर, और एरर क्या है उसको फिक्स कर कैसे करना है ये। और टेक्स्ट एडिटर आपकी क्या होते हैं जिसमें आप कोड लिखते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेटर ये वो ट्रांसलेटर होते हैं जो आपका हाई लेवल का सोर्स कोड जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश अटैक्स कैन बी मेड टू प्रिवेंट एक्सेस टू वेबसाइट्स बाय क्रैशिंग द सर्वर्स। कोई एक अटैक है जो कि साइबर सिक्योरिटी में आपने शायद पढ़ा होगा कि कोई ऐसा अटैक है जिसकी वजह से क्या होता है, सर्वर को क्रैश किया जाता है ताकि वेबसाइट्स को एक्सेस ना किया जा सके, या कोई भी और सर्विस जो उस सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है वो एक्सेस ना की जा सके। तो ऐसा अटैक जो है वो उसको हम कहते हैं डीडॉस या डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। देखिए उसमें होता क्या है कि आपका ये एक सर्वर है मिसाल के तौर पे, और डिफरेंट क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं इसको। ठीक है, ये डिफरेंट रिक्वेस्ट हैं क्लाइंट्स की और ये सारी रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो क्या करता है हैकर, इसको बेसिकली एक्सेस करके डिफरेंट सोर्सेज से इसके ऊपर आप ये समझ लीजिए कि डीडॉस का अटैक चला देता है। वो एक मशीन के थ्रू भी कर सकता है, मल्टीपल। अब ये सर्वर क्या होता है, ये उसको रिस्पॉन्ड करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि क्या हो जाता है, आपकी जितनी भी क्लाइंट्स की जो रिक्वेस्ट होती है ना जेन्युइन, जो आप जैसे मेरे जैसे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट होती हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लाइंट्स लिखने की कोशिश करता हूँ, तो वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड नहीं हो सकती। फिर सर्वर एक ही रिक्वेस्ट के लिए बिजी हो जाता है। इधर आप ये समझ लीजिए, तो वो हमें लगता है कि सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल, सर्वर जो है वो डाउन हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है। तो ये है हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज फॉर आउटपुट इन C++। इस C++ में आपने कोई चीज़ आउटपुट करनी है तो वो कौन सी स्टेटमेंट है, तो आपको पता है सी आउट स्टेटमेंट ऐसी होती है C++ में जिसकी वजह से आप कोई भी स्टेटमेंट कंसोल पे आउटपुट पे जाके प्रिंट कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है सी इन। तो सी इन के साथ हम इनपुट लेते हैं यूजर से C++ में, आउटपुट नहीं करते। स्विच स्टेटमेंट है, ये मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, या कंडीशन आसान लफ्जों के लिए आप कह सकते हैं चेक करने के लिए। और लूप अगेन आपको पता है कोई चीज़ आइटरेट करने के लिए, बार बार चलाने के लिए, रेपिटेशन के लिए होता है। तो ये भी ठीक नहीं ऑप्शन। तो सी आउट जो है वो यूज़ होती है कोई भी चीज़ आउटपुट पे कंसोल पे डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है अ मॉडल विच रिप्रेजेंट्स द शिफ्ट अवे फ्रॉम स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल आपको पता है थोड़ा सा कहता है रिजिड है, वो कहता है कि नहीं आप एक फेज जब तक कंप्लीट नहीं कर लेंगे आप अगली फेज में नहीं जाएंगे। ये फर्स्ट फेज है आपकी, सो कंप्लीट दिस बिफोर गोइंग टू सेकंड फेज, एंड नो कंप्लीट दिस बिफोर गोइंग टू थर्ड फेज, एंड कंप्लीट दिस बिफोर गोइंग टू फोर्थ फेज। तो ये आपका क्या है, वाटरफॉल है, ये स्ट्रिक्ट है। तो कौन सा मॉडल है जिसने कहा जी कि इससे हमने दूर जाना है, इससे हमने अलग होना है, डिफरेंट कोई नया काम करना है इस मॉडल से, तो वो हमारा क्या है, आइटरेटिव अप्रोच होती है। आइटरेटिव अप्रोच ये कहती है कि आप कुछ काम कर लीजिए, वो कस्टमर को डिलीवर कर दीजिए, और उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट आती है या चेंज आती है, तो उसके बाद दोबारा अगली आइटरेशन में वो इम्प्रूवमेंट भी कीजिए या चेंज भी कीजिए, एंड देन डिलीवर कीजिए, और उसके बाद फिर ये काम रिपीट करते जाइए या इन आइटरेशंस ये करते जाइए। ठीक है, जिसे आपने सुना होगा एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, वो यही काम है बेसिकली कि आप डिफरेंट आइटरेशंस में कोई पीसेज ऑफ प्रोडक्ट्स वो डिलीवर करते रहते हैं, या फंक्शनैलिटीज़, यानी आप किसी में शॉपिंग कार्ट डिलीवर कर देते हैं, किसी में रिपोर्ट्स डिलीवर कर देते हैं, किसी आइटरेशन में आप उनकी इन्हेंसमेंट डिलीवर कर देते हैं। दिस इज हाउ इन ईच आइटरेशन यू कीप ऑन डिलीवरिंग थिंग्स टू द क्लाइंट्स। Question number 7 है a rapidly expanding subject that is closely associated with the database technology, right? So highlight this database is dash which consists of techniques for discovering patterns, like say here we go, in collection of data. So we have a multiple keywords here in this question. First is the database, second is the pattern, third is
collection of data. So अगर आपको थोड़ा सा भी इस कॉन्सेप्ट का पता हो तो आपने पढ़ा होगा डेटा माइनिंग इन फैक्ट एज ए कॉन्सेप्ट कि देयर इज अ ह्यूज डेटा and what we do, we in fact organize that huge data in a certain fashion, and then we get our infer some patterns from that data. यानी हम उस डेटे में से कुछ इन्फर करते हैं, कुछ पैटर्न्स निकालते हैं, कुछ बिहेवियर्स निकालते हैं. इट कुड बी ए सेल्स डेटा कि कस्टमर्स कब परचेज करते हैं. इट कुड बी वेबसाइट ट्रैफिक, फॉर एग्जाम्पल कि किन आवर्स में ज़्यादा होती है. अगर आपने अपना सर्वर कुछ इम्प्रूव करना है या वहाँ पे रिडंडेंट सर्वर लगाना है. इट कुड बी ए डेटा फ्रॉम एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कि किन पीक आवर्स पे या किन आवर्स में आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक होती है. सो एक बहुत बड़ा डेटा होता है और उसमें से क्या किया जाता है, मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं ताकि इन्फर करें, रिवील करें, अनकवर करें डिफरेंट पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा. इनफैक्ट दैट अप्रोच इज कॉल्ड द डेटा माइनिंग. तो यहाँ पे ये क्या है, डेटा माइनिंग है. AI इज इंटायरली अ न्यू डोमेन. वो नहीं हो सकती. डेटा मॉडलिंग में हम सिर्फ क्या करते हैं, हमें डेटा मिल जाता है या हमारे पास आप समझ लीजिए स्कीमा होता है, या स्कीमा बनाने के लिए भी बाज़ का हम डेटा को मॉडल कर लेते हैं. ठीक है, तो ये अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है. और नॉर्मलाइजेशन जो है ये तो बिल्कुल डिफरेंट है कि आपके पास रिडंडेंट डेटा होता है और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं कि चीज़ें जो रिडंडेंट या रिपीट हो रही हैं उनको आप कम करते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स. तो दैट इज नॉट टेक्निक फॉर डिस्कवरिंग पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा. ये क्या है, इट्स इंटायरली डिफरेंट. तो हमारे राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डेटा माइनिंग ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम एक बड़े ऐसे डेटा के अंदर से मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं ताकि देखें कि इस डेटा के अंदर पैटर्न्स क्या है, और इनसे फिर हम क्या करते हैं, फीचर की फोरकास्टिंग करते हैं. हाउ वी डिस्कवर पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा and what is the outcome of the discovering pattern from the data. We can forecast things and we can make certain decisions based on the forecast on the data that we had. Question number 8. In the case of highly standardized language, compiler designers often provide features sometimes called. In the case of C1 और high level languages में क्या होता है कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो आपको कुछ एक्सटेंशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर आपने स्टैंडर्ड से कोई और काम करना है या और फीचर्स जो है वो आपने अवेलेबल करने हैं या उनसे फैसिलिटेट होना है. तो यहाँ ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, लैंग्वेज एक्सटेंशंस की. ठीक है, मैक्रोज जो है लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ होती है, वो डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ होती है. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपको पता है, C++ के केस में आप हैश या शार्प साइन से लिखते हैं, और इंक्लूड IOStream या include header file is a very common preprocessor directive. और libraries जो हैं वो it's a kind of different thing from language extension. तो right option is the language extension. Question number 9. In the database, the point at which all the steps in transaction, ये देखिएगा एक तो which step in the transactions, that's very important, have been recorded and the log is called the. तो पूछ ही रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन में कोई एक पॉइंट है जहाँ पे आपने कुछ स्टेप्स किए हैं, वो लॉग में रिकॉर्ड हो गए हैं. तो वो जो पॉइंट है वो बेसिकली उसको हम क्या कहेंगे, जब वो आपके स्टेप्स जो हैं ट्रांजैक्शन के वो रिकॉर्ड हुए हैं, लॉग हुए हैं. इनफैक्ट ये लॉग में रिकॉर्ड हुए हैं, ये भी कह सकते हैं आप. तो एंट्री पॉइंट तो नहीं हो सकता, बिल्कुल डेटाबेस में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता. एंट्री स्टोर पॉइंट भी नहीं हो सकता. सीम्स लाइक ए स्टोर यहाँ पे हो रहे हैं, बट स्टोर पॉइंट इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन. ये कोई डेटाबेस में से कोई चीज़ होती नहीं है. रोल बैक से हम क्या करते हैं, हमने जो कुछ लिखा होता है उसको अनडू कर देते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट वी स्टैंड, और हम ये लिख के आए हैं इतना कुछ, और हम कहते हैं रोल बैक. सो दिस इज रोल बैक, वी गेट बैक टू अ द पॉइंट. हम ये काम कर, हमने यहाँ से आप ये समझ लीजिए क्या कर दिया, अनडू कर दिया. सो वी गेट बैक टू द लास्ट स्टेप. नहीं, ऐसा नहीं है. नो, द राइट ऑप्शन इज कमिट. यानी कमिट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपने एक ट्रांजेक्शन में जितने स्टेप्स किए हैं वो सारे क्या हुए हैं, सेव हो गए हैं, रिकॉर्ड हो गए हैं लॉग के अंदर, लो लिखे जा चुके हैं. ठीक है, नो आपने वो जो ट्रांजैक्शंस अब तक की हैं, जो स्टेप्स की हैं, वो यहाँ पे इनफैक्ट क्या हो गए हैं, इन अदर वर्ड्स सेव हो गए हैं. सो द राइट ऑप्शन इज कमिट. क्वेश्चन नंबर 10. अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज नोन एज. ये तो एक डेफिनेशन आ गई है कि आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक प्रोसेस यूज़ होता है. वो कहता है जी आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद फिर डेवलप करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं.
तो ये क्या है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। उसमें यही फेजेस आती हैं। आप क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, देन फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो अपने रिक्वायरमेंट्स नहीं है इनको इम्प्लीमेंट करने से मुराद आप डेवलप करते हैं, कोड करते हैं, देन यू टेस्ट दैट कोड जो आपने लिखा है, एंड देन फिर क्या होता है, यू डिलीवर दैट कोड और यू इम्प्लीमेंट दैट कोड, और फिर आप उसको फाइनली फिर यूज़र से एक्सेप्ट करवाते हैं। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है इटसेल्फ ये क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC। बाकी जो तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बेसिकली मेथड्स की कोई एक इम्प्लीमेंटेशन है। तो राइट ऑप्शन इज SDLC। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द रिजल्ट आफ्टर कंपैरिजन ऑफ द टू वेरिएबल्स इन द रिलेशनल ऑपरेटर्स इज फॉल्स। आपने कोई दो वेरिएबल्स को कंपेयर किया है, आपके पास वेरिएबल एक ए है और आप पास एक बी है, तो आपने कहा कि इफ ए इज लेस देन बी, सो समथिंग लाइक दिस। इस स्टेटमेंट से क्या रिटर्न हुआ, यानी कि ये तो या ट्रू होगी या फिर क्या होगी, फॉल्स होगी। जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल कि यहाँ से आपके पास फॉल्स रिटर्न हुआ, तो फॉल्स जो रिटर्न किया इस स्टेटमेंट ने, तो ये असल में क्या रिटर्न कर रही होगी, 0। इफ दिस स्टेटमेंट वाज ट्रू तो इफ क्या रिटर्न करता, 1, और अब ये कर रही है 0, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 रिटर्न होगा। तो इसका मतलब यह है कि पहली ऑप्शन जिसमें 0 है वो ठीक हो सकती है, 1 तो रिटर्न नहीं हो सकता फॉल्स के केस में। तो ये दो ऑप्शंस तो गई। अच्छा, और अगर वैल्यू ट्रू है या अदरवाइज तो फिर क्या होगा, 1 रिटर्न होगा, तो 0 0 भी गया। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। इफ फॉल्स देन 0, अदरवाइज क्या होगा, आपके पास 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, which software testing methodology is to develop a set of test data that ensures that each instruction in the software is executed at least once? आपके पास कुछ मेथडोलॉजी है, कुछ डिफरेंट टेस्टिंग की, क्वालिटी एश्योरेंस में आपने पढ़ी होंगी। उसमें से कोई एक मेथडोलॉजी है जो कह रही है कि जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, इंश्योर करना होगा कि एटलीस्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो एक दफ़ा ज़रूर चले, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा ये क्या है, बेसिक पैथ टेस्टिंग है, ठीक है। बेसिक पैथ टेस्टिंग आपने पढ़ी होगी, उसकी डेफिनेशन ही यही है कि वो बेसिक पैथ टेस्टिंग में आप ये करते हैं कि आप इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि आप जो भी सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हैं उस जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो सारी एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट हो, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है बेसिक पैथ टेस्टिंग, ठीक है। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ग्लास बॉक्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आपने पढ़ी होगी। में टेस्टर को इनसाइड पता होता है कि बेसिकली स्ट्रक्चर आपकी एप्लीकेशन का क्या है, यानी इंटरनल कंपोजिशन उसको पता होती है। तो यहाँ पे वो नहीं पूछी जा रही। ब्लैक बॉक्स जो है वो भी डिफरेंट है। सो ग्लास बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स जो है देयर आर नॉट द राइट ऑप्शन। बेसिक जो है वो इट्स द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने ऊप को जेन में रखना है, कुछ कॉन्सेप्ट इसके जेन में लाने हैं सवाल को जवाब देने के लिए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज इज कार्ड। तो आप जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की डिस्क्रिप्शन कहीं लिखते हैं, बनाते हैं, वो कहाँ लिखते हैं भला, क्लास के अंदर, राइट, एब्सोल्युटली राइट। एट्रीब्यूट्स इटसेल्फ अगेन प्रॉपर्टीज ही होती हैं। इंस्टेंस जो है वो किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो द क्लास इज द राइट ऑप्शन। सो इट इज़ द क्लास जहाँ पे आप जाके अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, कि उन्होंने क्या एट्रीब्यूट्स रखने हैं। स्टूडेंट क्लास हो सकती है, कैन बी एन ID, नेम, semester, CGPA, and a subject, etc. ठीक है, all these are the objects properties, or you write those in the class when you write your class. Question number 14, the second phase of a development life cycle of the software life cycle is the, तो SDLC में आपको पता है सबसे पहले आपकी क्या आती है, रिक्वायरमेंट आती हैं, फिर उसके बाद आपकी डिज़ाइन आती है, देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, कोड, और देन उसके बाद फिर आपकी टेस्टिंग आती है, एंड देन उसके बाद फिर फर्दर आपकी कोई एक इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, यूज़र एक्सेप्टेंस होती है, इसको आप कोड भी कह देते हैं, एक्चुअल कोडिंग, इसको आप डेवलपमेंट भी कह देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड, इन फैक्ट द डिज़ाइन। So design is the right option here. Question number 15 here. Each programming language tends to approach the parallel processing paradigm and has a different terminologies. In ADA, एक language है, we use the term dash for this purpose. अपने handouts में ज़रूर पढ़ा होगा कि
पैरेलल प्रोसेसिंग जो पैराडाइम है उनकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती हैं हर लैंग्वेज के अंदर, और एडा में इस टर्म को टास्क कहा जाता है। ठीक है, तो टास्क इज द राइट ऑप्शन, यानी एडा में पैरेलल जो प्रोसेसिंग की टर्म है उसको आप क्या कहते हैं, टास्क। Question number 16 here, in the context of health, computer sciences have impacts on positive हैं। देखिए हेल्थ को देखिएगा ज़रा सामने, इन फैक्ट इट डज नॉट मीट तो ओनली हेल्थ को देखते हैं, बट इसको ज़रा जेन में रखिएगा, क्योंकि हम जब देखेंगे बाकी तो हमें हर तरफ पॉजिटिव ही लगेंगे। एवरीथिंग हैज़ बीन ऑटोमेटेड तो हम कहेंगे जी थिंग्स आर पॉजिटिव। वी हैव इक्विपमेंट्स जहाँ पे आप email, entertainment, sales, data, business, everything is in your palm. That's right. बट खाली नेगेटिव भी नहीं है कि हर बंदा बीमारी है, एन के लगी हैं ग्लासेस, आई साइट पीक एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इट हैज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 17, एन एनालॉजी टू द फैक्ट दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस वाज अलाउड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। सो आपका जो प्रोसेस है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। आप रिक्वायरमेंट्स लेंगे, उसके बाद फिर डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद फिर इसको आर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप कोड करेंगे या डेवलपमेंट करेंगे, फिर आप टेस्ट करेंगे। नो, यू कैन नॉट कम बैक ओवर हियर। आप वापस नहीं आ सकते इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे आ सकें या फिर आप यहाँ से यहाँ पे आ, ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। सो ऐसा जो एक ही तरह फ्लो करे, जो एक ही तरह या एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे प्रोसेस, कौन सा, डेवलपमेंट का प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो क्या होता है, आपका ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल होता है। एजाइल में, स्पाइरल में एंड आइटरेटिव में आप वापस आ सकते हैं। एक से दूसरे फेज में आप चले गए, आप डिज़ाइन में एंड यू रिवील देयर कि कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं जो शायद होनी चाहिए, या आपको जेन में आया कि ये रिक्वायरमेंट्स भी बनती हैं इसकी। सो समथिंग अ प्री रिक्विजिट टू प्रोसीड ऑन और फर्दर गो अहेड, यू गेट बैक टू द फर्स्ट स्टेप। रिक्वायरमेंट्स पे आप आते हैं एंड देन उसके बाद फिर बिजनेस से डिस्कस करते हैं द कॉम्प्लेक्सिटी, इट कुड बी अ लॉजिक, इट कुड बी एनीथिंग। तो उसको आप फिक्स करते हैं, देन यू प्रोसीड विद द डिज़ाइन एंड यू मे कम बैक एट द डेवलपमेंट साइड कि आपको शायद कुछ और डिज़ाइन करना है, कुछ और चीज़ देखनी है। इट कुड बी अ फॉर्म, इट कुड बी अ रिपोर्ट, इट कुड बी अ यूजर इंटरफेस, राइट? सो दिस इज समथिंग in all of three you have an option. You get back to your first or the previous phase, and then you get things fixed, or you improve it, or you make it more clear, and then you further proceed to the next level. In waterfall, in fact, it's not the case. आपको एक ही साइड में फ्लो करना होता है। That's what the only option is कि आपने अगर फर्स्ट फेज कर ली है तो आप सेकंड पे जाएंगे, नो यू कैन नॉट गेट बैक। और जब तक अगर आपकी कंप्लीट नहीं है, स्टे हियर, डू नॉट गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो वन डायरेक्शन जो है ना, ये आपको बता रहा है ये सिर्फ किसकी होती है, और मोस्ट प्रोबेबली इन द गिवन ऑप्शन इट्स ओनली दी वाटरफॉल। ठीक है, ये वाटरफॉल की होती है। 18 है, कंटेंट फिल्टरिंग इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट कंपनीज पॉलिसीज रिलेटेड टू द यूजर। हर कंपनी में उन्होंने अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, तो कंपनीज की कोशिश होती है कि वो जो भी कोई आपको चीज़ दे रहे हैं उसमें से इस बात को इंश्योर करें कि आप उनके रिसोर्सेज का लेजिटिमेट यूज़ कर रहे हैं, फेयर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज बेसिकली बीइंग यूज्ड टू गिव रिजल्ट्स। कंपनी की कोई प्रोडक्शन हो रही है, उसके ऑपरेशंस रन हो रहे हैं, सो जितने भी उनके पास MIS हैं, ERPs हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं, और वो आपकी क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इट्स बेसिकली दी MIS और दी ERPs, फिर जो सिस्टम्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के, द कॉर्पोरेट, द एंटरप्राइज यू वर्क देयर, they basically have implemented some MIS or ERPs. So they set certain policies, और they implemented have certain policies जहाँ पे वो क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट फिल्टर करते हैं। ठीक है, और इसी से इंश्योर करने के लिए कि जो आप उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम या ERPs, वो सॉफ्टवेयर उन्होंने डिप्लॉय किए हैं। तो राइट ऑप्शन इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या ERPs, ये दोनों होते हैं, बट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट इट्स द IS एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। Question number 19 है, the displaying text in 2 columns. In fact, हमने यहाँ पे कोशिश किया है कि इस तरह का क्वेश्चन ना आए, but I don't know, somehow we came across with, क्योंकि वर्ड के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे ना तब आएंगे, वरना उनको मेमोराइजेशन या इस तरह की कॉन्सेप्ट नहीं है वो दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल। तो मैं कोशिश किया उनको शामिल ना करें, एंड आई वुड एडवाइस कि आप उसको जो भी आपका है, जैसे ओपन कैसे, सेव, कंट्रोल, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेटिंग, लेआउट, प्रिंटिंग एटसेट्रा, वो आप खुद जो है वो वर्ड के ऊपर करें।
इनफैक्ट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कहिएगा, मैं आपको एटलीस्ट एक सेशन में कोई 10-20 मिनट्स में वो एक सारा गो थ्रू करवा दूंगा। तो आपने 2 कॉलम्स लेने हैं, तो वो MS वर्ड में कहाँ अवेलेबल है? अगर आपने वर्ड देखा हो, लेट मी ओपन इट फॉर यू फॉर अ व्हाइल। ओके, ये हमारा वर्ड है और वर्ड में आप हमें क्या देखना है जी, 2 कॉलम्स ऑप्शन कहाँ पे होती है? तो अगर आप लेआउट के अंदर आए और ये देखेंगे कॉलम्स और ये 2, तो अपने 2 कॉलम्स कैसे लेने हैं आपके, कहाँ पे हैं? इस लेआउट के ऑप्शन के अंदर। You click the layout and then you click columns and then you pick 2 or the click 2, और जैसे ही आप ये 2 क्लिक करते हैं, नो लुक एट दिस, ये जो आपका रिबन है, जो टॉप पे रिबन है, वो आपको बता रहा है कि नो ये आपका जो राइट एरिया, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश रेफर्स टू द डेटा आइटम्स दैट कैन टेक ऑन ओनली द वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। वो कौन से डेटा आइटम्स हैं, और इन अदर वर्ड्स वेरिएबल्स हैं जो सिर्फ 2 वैल्यूज लेते हैं, ट्रू और फॉल्स। आपके पास इंटीजर होता है प्रोग्रामिंग में, वो होल नंबर लेता है। आपके पास फ्लोट होता है, वो रियल नंबर ले सकता है, डबल और लॉन्ग भी हो सकता है। कैरेक्टर होता है, वो एक सिंगल कैरेक्टर लेता है। आपके पास एरेज होती हैं, वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ले सकती हैं। एंड यू हैव बूलियन, जो क्या करता है, वो कहता है जी मुझे या 0 दे दे या 1 दे दे, या मुझे फॉल्स दे दें या ट्रू दे दें, या मुझे ऑफ दे दें, ठीक है, और या फिर ऑन दे दें। सही है। सो ऑल दीज आर बेसिकली, सो ये क्या है जी, आपका बूलियन। तो आपके पास बूलियन यहाँ पे वेरिएबल है जो 0 या 1 या ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकता है। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रास्ट ऑफ द डिक्लेरेटिव पैराडाइम। आपके पास जो डिक्लेरेटिव पैराडाइम है उसकी कंट्रास्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिक्लेरेटिव पैराडाइम जो बेसिकली है वो क्या चीज़ है। डिक्लेरेटिव पैराडाइम में असल में आप क्या कर रहे होते हैं, यू डिस्क्राइब व्हाट प्रोग्राम डज। ठीक है, आप बता रहे होते हैं कि प्रोग्राम क्या करता है। इनफैक्ट एंड इट्स विदाउट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग द कंट्रोल फ्लो। ठीक है, ये आपका क्या है, डिक्लेरेटिव पैराडाइम है। ऑन द अदर हैंड जो इसका कंट्रास्ट है या पोलर अपोजिट है, या रेसिप्रोकल है, दैट इज इंपेरेटिव पैराडाइम। This basically describes how the program should be doing something, right? By explicitly specifying each instruction or step, or step by step, or we can say it's a flow. In fact, तो the declarative says कि जी only what, अगर आप लिखना चाहें, so the imperative says कि how. ठीक है, this is actually okay. यहाँ पर कर लेते हैं, this is how. So the right option is imperative paradigm. 22, which of the following is the unary operator? ठीक है, आपके पास बाइनरी ऑपरेटर होते हैं जो 2 ऑपरेंड्स के ऊपर चलते हैं, और यूनरी जो ऑपरेटर होते हैं आपके, वो किसी एक ऑपरेंड के ऊपर काम कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर कौन होगा? एंड है, वो 2 के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, यानी A एंड B, और भी आप 2 के साथ करते हैं, A और B। ठीक है, नॉट जो होता है वो आप किसी एक ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, A नॉट A, B नॉट B. So you can use unary operator not with only one operand. तो यहाँ पे not is the right option. Question number 23 है, in the context of AI, तो AI को जरा ज़हन में रखिएगा। The simplest response is dash, which is merely a predetermined response to the input data. तो आपको पता है reflex action basically by definition क्या होता है? It's basically the simplest response. ठीक है, तो यहाँ से 4th ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। हेरिस्टिक जो है, अगेन इट्स काइंड ऑफ एल्गोरिथम, और रूल बेस्ड सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम है। स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे आपको पता है, इट डजंट मेक सेंस। रिस्पॉन्स इज अ स्क्रिप्ट, इट्स समथिंग लाइक अ पीस ऑफ कोड दैट वी राइट। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज द राइट ऑप्शन। 24, to retrieve the information about an employee, आपने क्या करनी है, इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं आप किसी भी डेटाबेस से। We must select the dash with the appropriate identification, right? Attribute value from the employee relation. आपने employee टेबल से जो डेटा निकालना है वो किसी एक एम्प्लॉय का है, और आपने कोई ना कोई आईडी वगैरह, आइडेंटिफिकेशन, एम्प्लॉय आईडी वगैरह यूज़ की होगी, तो जाहिर बात है आप क्या सेलेक्ट करेंगे, आप एक रो ले लेंगे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर, ये सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा पड़ा हुआ है। सो यू सेलेक्ट, यू पिक राइट रो फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय के टेबल से जो आइडेंटिफिकेशन आपने पास की है कि ID इज इक्वल टू 108CF3, वट एवर कुड बी, हमने वैसे हाइपोथेटिकल लिया है।
सो रो आ ठपल इज द राइट ऑप्शन हियर. ठीक है, टेबल इटसेल्फ पूरा रिट्रीव नहीं करेंगे हम, एट्रीब्यूट तो कोई एक हो सकता है, एंड कॉलम तो सारे एम्प्लॉयज की वैल्यूज आती जाएंगी. ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज ठपल, और वी कैन कॉल इट अ रो एंड द टेबल. At 25, writing programs in a machine language is a tedious, right? That's right. That's perfectly right. That's a tedious task that often leads to errors and must be located. अब जो error आएंगे वो आपको कहीं ना कहीं locate भी करने, and then you have to fix those, correct it. This process is called, अभी बात की थी कि last MCQs के अंदर कि debugging is the right option. कि डिबगिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, जब वंस यू हैव रिटन योर इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और अगर आपके पास आपने उसको कंपाइल किया है, उसको आपने चलाने की कोशिश की है, यू जस्ट ट्राई टू एक्सिक्यूट दोस, तो कोई एरर आता है ना, नो इट्स योर जॉब टू लोकेट द एरर्स. वो एरर्स कहाँ पे हैं, लोकेट करते हैं आप, एंड देन यू फिक्स दोस एरर. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिबगिंग. ठीक है, तो डिबगिंग और द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. 26. Two common forms of data mining are class dash and class dash. So it's a select two that apply. दो options देनी है हमें यहाँ पे. ये दो कौन सी common forms हैं data mining के, शायद आपको याद हो, आ गई हो. One is the description and the other is the discrimination. अगर आपको definition याद हो तो यहाँ से आप select कर सकते हैं. So B and D is the right option. 27. A translator who takes an assembly language program. So किसकी बात हो रही है, एक language translator है, वो किसका कोड लेगा, assembly language का, as an input and produces machine language. ठीक है, यानी assembly language का उसने कोड लिया है उस ट्रांसलेटर ने, और कुछ प्रोड्यूस किया है मशीन लैंग्वेज कोड, यानी बाइनरीज या कुछ मशीन कोड. जारी बात है ये मशीन कोड ही हार्डवेयर पर रन होगा, तो एज आउटपुट तो इज नोन एज. तो इस ट्रांसलेटर को फिर हम क्या कहेंगे, जो ये काम कर रहा है, यानी ये ट्रांसलेटर खड़ा है, यहाँ से आप इसको कोड दे रहे हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज में है, और ये क्या कर रहा है, आपको मशीन लैंग्वेज में रिटर्न कर रहा है. नो, दिस ट्रांसलेटर वुड बी कॉल्ड एज असेंबलर. ये देखिए, असेंबली असेंबलर. कंपाइलर कम्स विद C++, एंड इंटरप्रेटर जो है वो जनरल टर्म है. डीबगर अभी हमने बात की कि एरर डिटेक्ट करता है और फिक्स करता है. तो असेंबलर इज द राइट ऑप्शन. 28. Considering the software engineering methodologies, a significant example of DAS technique is the rational unified process. आपको याद होगा वो RUP और कॉल्ड इज RUP और रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस. ये क्या है, आइटरेटिव जो आपकी अप्रोच है या जो टेक्निक है उसकी एग्जांपल है. ठीक है, इफ यू रिमेंबर राइट. बेसिकली ये रैशनल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने क्रिएट की थी, विच इज अ काइंड ऑफ डिवीजन नो फॉर IBM. IBM आपको पता है, it's an international business machine. Initially they called it computer IBM, and now later on somewhere in 80s, no, it's an organization. It's a manufacturer, service provider, or a tech giant, in fact. So IBM का वो division है Rational Software Corporation. तो Rational Unified Process, ये basically किस technique की example है, is one of the iterative software development लाइफ साइकिल. आइटरेटिव अप्रोच की एक जो है वो एग्जाम्पल है. ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन और द C ऑप्शन, आइटरेटिव इज द राइट ऑप्शन फ्रॉम हियर. 29 है, अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ डैश बिटवीन द ओनर एंड द यूजर. तो आप किसी से सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, नॉर्मली हम लोग वैसे पाकिस्तान में बहुत कम करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट टू जीरो. अगर मैं बात करूँ तो एज एंड यूज़र की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑल दोज बिजनेसेस जो कि अपनी पूरी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ये डेवलप करते हैं, बट कॉमन यूज़र की मैं बात कर रहा हूँ. बट एनीवेज, ओनर एंड दी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो भी आपको क्या करते हैं जी, ग्रांट्स करते हैं सर्टेन परमिशंस. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका और जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर होता है, यानी ओनर होता है और एज ए यूज़र, तो ये दो पार्टीज के दरमियान, ऑनर और यूज़र के दरमियान एक लीगल एग्रीमेंट होता है. ठीक है, यानी वो सॉफ्टवेयर को अगर मैंने एक लाइसेंस के लिए सॉफ्टवेयर लिया है तो मैं एक जगह पे एक मशीन या एक लैपटॉप के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए. ठीक है, इन पाकिस्तान वी यूजुअली डोंट फॉलो दिस.
और हम अपने कजन्स मेट्स के साथ भी शेयर कर लेते हैं, दे पीपल ऑल्सो यूज। बट हम ये करते हैं जैसे यार तू उस वक्त ना चलाई, मैं चला रहा हूँ, ठीक है। द वेरी कॉमन एग्जाम्पल व्हाट आई सी इज द नेटफ्लिक्स, ठीक है। आई हैव वन यूजर और हम फिर क्या कर रहे होते हैं, पंजाबी में इसको कहते हैं a whole tower is using that Netflix, but not in parallel at the same time or simultaneously, but in the different time. The same account is being used. So हम सही पैसे पूरे कर रहे होते हैं, ठीक है। But that is again on the lighter note, ऑनर के दरमियान और यूज़र के जो दरमियान है, the binding is basically the legal agreement. तो वो इस सॉफ्टवेयर की चीज़ें कहीं और मिसयूज नहीं होंगी, that is basically a legal agreement. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंट्रोल स्ट्रक्चर आइट्रेट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन दी प्रोवाइडेड कंडीशन। तो हम एक कंडीशन भी लगाते हैं कि जी आप पर्टिकुलर, यानी आप रिपीट करते जाएं जब तक कि कंडीशन ना आ जाए। तो रिपीट से क्या मुराद है हमारी, जारी सी बात है, रिपीट और लूप एक ही चीज़ें हैं, यानी जस्ट गो ऑन रिपीटिंग until you come across with this given situation। और ये लैंग्वेज में आपके लूप होते हैं। फॉर का लूप भी आपने पढ़ा होगा, वो भी हो सकता है, वाइल का लूप भी होता है। फॉर के लूप में भी आप कहते हैं ए इज लेस देन 10 जब तक लूप चले, और वाइल में आप कह रहे होते हैं कि वाइल ए इज लेस देन 10 जब तक कि ए 10 नहीं हो जाता। जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दी इंस्ट्रक्शंस। 31 है 5 रिमाइंडर और मॉडुलस ऑपरेटर और 2। तो आपको पता है 5 क्या कर मॉडुलस क्या करता है, आपको 5 को 2 पे डिवाइड करना होगा, 2 टाइम्स 4 एंड द रिमाइंडर इज 5। तो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो द राइट ऑप्शन इज 1, ठीक है, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइन। एंड ऑफ द लाइन पे आपको पता है ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, ठीक है। जो भी हमारी लैंग्वेजेस हैं, ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं या इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस हैं, सेमीकोलन यूज़ होता है, ठीक है। कॉलन नहीं, कॉलन किसी और पर्पस के लिए यूज़ होता है, डॉट में यूज़ नहीं होता, ठीक है। पीरियड या डॉट जो है वो उसके पर्टिकुलर मीनिंग्स है। अगर हम C++ की बात करें, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट पर्पस, बट द सेमीकोलन इज हम अपनी सी की हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रहे होते हैं बाय द सेमीकोलन। तो बी इज द राइट ऑप्शन फ्रॉम हियर। 33 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI द थ्योरेटिकल ट्रैक इज पार्ट ऑफ, ठीक है। तो ये तो एक डेफिनेशन है आपकी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास थ्योरेटिकल ट्रैक है दैट इज एसोसिएटेड विद लर्निंग व्हाट, ठीक है। और अगर ये लर्निंग व्हाट है तो लर्निंग व्हाट आपको पता क्या होता है, आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज। सो दैट इज द डिक्लेरेटिव नॉलेज। आप अगर अपनी लर्निंग के व्हाट सेक्शन में हैं, यू आर लर्निंग व्हाट, तो फिर दैट इज डिक्लेरेटिव। और अगर आप जब सेकंड फेज आती है वो आपने कैसे करना है, तो दैट इज द प्रोसीजरल नॉलेज, जो कि ऑप्शन 1 है। दोनों नहीं हो सकती और नन ऑफ भी नहीं हो सकती, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज दी डिक्लेरेटिव नॉलेज, ऑप्शन बी। 34 है, वाइल डैश एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट्स प्रोवाइड लीगल एवेन्यूज टू इनहिबिट आउटराइट कॉपिंग एंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी हम बात करके आए हैं कि एक एग्रीमेंट होता है यूजर के दरमियान और ऑनर के दरमियान। तो यहाँ अगर आप देखें तो थोड़ी सी उसी कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही है कि एक चीज़ जो गिवन हमें फाइंड करनी है वो, और दूसरी क्या है, लाइसेंस है। ये दोनों क्या है, असल में एग्रीमेंट है। इसका मतलब ये है कि जो हमें चीज़ फाइंड करनी है नीचे गिवन ऑप्शंस में, वो कोई एग्रीमेंट टाइप की चीज़ है, एग्रीमेंट टाइप की चीज़ है। इसका मतलब है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट ये तो एक प्रोसेस है, इनक्रिप्शन भी एक प्रोसेस है, कॉपीराइट, यस दैट इज द राइट ऑप्शन। कॉपीराइट्स भी या कॉपीराइट और लाइसेंस, ये दोनों एग्रीमेंट होते हैं, लीगल एग्रीमेंट होते हैं कि जो ऑनर सॉफ्टवेयर दे रहा है किसी यूज़र को, तो उस यूज़र को वो फिर फॉलो करने पड़ते हैं और करने चाहिए। तो दैट इज द राइट ऑप्शन। कॉपीराइट इज द टाइप ऑफ एग्रीमेंट इन फैक्ट, सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Question number 35. There we found that a register called a dash is used to hold the address of the next instruction. आपने assembly लैंग्वेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। देखिए आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नो द CPU रिक्वायर्स के नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसको उसने फेच करके लाना है, क्योंकि उसने एग्जीक्यूट होना है। CPU ने उसको मेमोरी एलोकेट करनी है। तो CPU क्या करेगा, वो पहले देखेगा कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होना है वो इनफैक्ट मेमोरी में पड़ी कहाँ है,
उसके लिए उसको क्या चाहिए, एड्रेस। तो वो एड्रेस कहाँ स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। सो प्रोग्राम काउंटर it stores the address of the instructions that is going to be executed next. So the right option is the option B. 36 dash are ideal for storing data that will be processed in the order. ये देखिएगा, it's very important. ठीक है, एक ऑर्डर है, एक तरतीब है, इसमें डेटा स्टोर भी होना है और प्रोसेस भी होना है, in which the files entries are stored. जब आपके पास फाइल एंट्रीज एक ऑर्डर में स्टोर होंगी, एक ऑर्डर में प्रोसेस होंगी, तो वो असल में ऑर्डर क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस है, एक सीक्वेंशियल फाइल्स है। एक देखें अगेन वन मोर टाइम, डेटा स्टोर भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड ऑर्डर हियर। रैंडम में आप क्या करते हैं, आपने जहां मर्जी डेटा रखना है रख लें, जहां से मर्जी डेटा पढ़ना है रीड करना है, या आपने चेंज एडिट का अपडेट करना है, यू कैन डू दैट, यू कैन प्रोसेस दैट। तो सीक्वेंशियल एक्सेस जो मैकेनिज्म होता है उसमें आप क्या करते हैं, यू रीड इन एन ऑर्डर। आप पहली बाइट पढ़ें, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सो यू आर रीडिंग इन ए सीक्वेंस एंड सिमिलरली यू आर राइटिंग इन ए सीक्वेंस। तो रीड राइट के जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इन एन ऑर्डर। ठीक है, तो सीक्वेंशियल एक्सेस इज द राइट ऑप्शन। A dash is a list which entries are inserted and removed only at the head. आपके पास कोई एक लिस्ट है, कोई एक चीज है जिसमें से आप चीजें इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से, एक पर्टिकुलर जगह सिर्फ वहां से, दैट इज हेड डॉग। अगर आप इसको करें, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं और या थोड़ा सा आपको उनका इंट्रोडक्शन है, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, स्टैक। स्टैक इस तरह का होता है कि आप चीज़ें उसमें डालते जाते हैं, आइटम्स उसमें इंसर्ट करते जाते हैं फ्रॉम टॉप, और अगर निकालनी है तो भी कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम टॉप। सो यू इंसर्ट, राइट, यू इंसर्ट और यू रिमूव from the top. This is top. ठीक है, तो that is basically stack. So this is the stack. ठीक है, it has a very very interesting implementations. एक मैं आपको बता देता हूँ, जब आप undo करते हैं तो आपने कभी सोचा क्या कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि मैंने लास्ट काम क्या किया, उसने undo कर दिया है। लास्ट अगर आपने बोल्ड किया होगा तो कंप्यूटर स्टैक में यहाँ पे कंट्रोल बी डाल देगा आपका। ठीक है, It's something like this. Control B is here, right? और जब आप कहीं जाके undo करते हैं ना, तो इसको वो बाहर निकाल देता है। That is basically undone. इसको जब निकाल देता है तो आपकी जो उससे पहले वाली टेक्स्ट की फॉर्मेट है ना, वो आ जाती है। You click a back button on your browser, आप पिछले पेज पे आ जाते हैं, आपका लास्ट पेज यहाँ पड़ा होता है, and you click back and you are back one page. ठीक है, so Stack is very very interesting implementations. If you study CS301 in your future degree programs, तो you will enjoy this reading. CS301 is a data structure, और वहाँ पे स्टैक आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, it's a very interesting subject. 38 the simplest form of an array, इसको ज़हन में रखिएगा, is one dimensional, right? क्योंकि मल्टी डायमेंशनल भी होती हैं, तो जो सबसे आसान है, जो सबसे सिंपल है, वो एक क्या है, it's a unidimensional or one dimensional. A single row of elements with each position identified. ये देखिए, ये आपकी एरे होती है, वन डायमेंशनल है, तो यहाँ पे ये आपके सारे एलिमेंट्स हैं। और अरे जो आपको पता है क्या होती है, इनफैक्ट एक कलेक्शन होती है, अरे में ज़्यादा एलिमेंट्स होती हैं। रिमेंबर, इट्स ए काइंड ऑफ कलेक्शन। ठीक है, सी से बड़ी इसको कर लेते हैं। तो कलेक्शन है, तो ये सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स आपने इकट्ठे कर दिए, कंबाइन कर दिए, कंपोजिट कर दिए या कंसोलिडेट कर दिए। तो ये सारे जो एलिमेंट्स आपने कंबाइन कंसोलिडेट किए हैं, आप हर एक अपनी पोजीशन के ऊपर है। ठीक है ना, राइट। इस पोजीशन को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो दिस इज द क्वेश्चन। ये पोजीशन को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, नंबर से करना है? नहीं, इंडेक्स से। यस, दैट्स राइट आंसर। तो अरे का इंडेक्स होता है और वो स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 6। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे क्या आपके पास 3 4 5 6 7 8 9, सो यू हैव इंडेक्स 9 हो रहा है।
तो अगर इस अरे का फॉर इंस्टेंस नाम है टेस्ट फॉर इंस्टेंस, सो अगर हमने इसको एक्सेस करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे लैंग्वेज के अंदर? मैं सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। विल राइट टेस्ट सब जीरो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जीरो लिखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम इनफैक्ट इसको एक्सेस कर रहे हैं। हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, डेटा अपडेट भी कर सकते हैं। सो इंडेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एरे, और इंडेक्स जो है उसी को हम यूज करके एरे को आइटरेट करते हैं, एक्सेस करते हैं, उसके एलिमेंट्स को रिट्रीव करते हैं, या वहाँ बड़ी वैल्यूज के साथ कोई कैलकुलेशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, या फिर डेटा पड़ा हुआ अपडेट करते हैं। तो इंडेक्स इज एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट विद द एरे, तो ये आपने याद रखना है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 39. Considering the AI language processing, which of the following is not a valid analysis? अपनी दो तीन चीज़ें ज़हन में रखनी है यहाँ पे। एक तो AI का लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपने ज़हन में रखना है कि AI में लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो कैसे होती है, और जो कोई वैलिड नहीं है, इट्स नॉट अ वैलिड ऑप्शन। वो सिमेंटिक आपको पता है क्या होती है, वैलिड होती है। कॉन्टेक्चुअल ये भी वैलिड होती है। सिंटैक्टिक ये भी वैलिड होती है। एन एक्सपोनेंशियल इज समथिंग जो लैंग्वेज के प्रोसेस का मॉडल नहीं है, अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या है, एक्सपोनेंशियल जो है वो वैलिड नहीं है। तो हमने तो एक्चुअली अपनी थोड़ा आंसर ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं। लेट्स क्विकली इरेज दिस और लेट्स मार्क आवर करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज द एक्सपोनेंशियल इज नॉट वैलिड, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द थ्री मेंशन्ड आर वैलिड AI language processing. Question number 40. Programming languages are well designed so that each statement has dash meaning. Multiple meanings होते हैं। For example, आप while लिखते हैं या कोई see out लिखते हैं तो क्या एक से ज़्यादा मतलब होते हैं? लैंग्वेज में एक से ज़्यादा मतलब नहीं हो सकते हैं। मोर देन वन भी नहीं हो सकते, टू भी नहीं हो सकते, मल्टीपल तो बिल्कुल नहीं हो सकते। एग्जैक्टली वन, ओनली वन, ठीक है। आपने लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है तो ऐसा नहीं है कंपाइलर के लिए उस इंस्ट्रक्शंस के दो मतलब हैं, और कंपाइलर आपसे पूछे कि साहब पहली मीनिंग लेना चाहेंगे दूसरी, नहीं, इट्स नॉट। इफ आई सी एक इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन वन, वो कुछ भी हो सकती है। इट एग्जैक्टली हैज़ वन मीनिंग, और कंपाइलर वही, या आपका जो ट्रांसलेटर है वही एग्जीक्यूट करेगा इनफैक्ट, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन इंस्ट्रक्शन और वन स्टेटमेंट हैज़ ओनली वन मीनिंग, और वही इंप्लीमेंट या इंटरप्रेट होते हैं आपकी लैंग्वेज के अंदर। 41. In the context of software engineering design pattern examples, dash pattern is based on a real-time factory concept. आपके पास कुछ आपने पढ़े होंगे, you have a design patterns, right? कि आपने डिज़ाइन किस तरह के बनाने हैं, maybe that has something different names. एक और चीज़ जो आपको कीवर्ड मैंने हाईलाइट किया उससे आपको पता चल रहा है, यह है वन फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, राइट। सो अ फैक्ट्री कॉन्सेप्ट से भी आपको पता चल रहा है एग्जैक्टली, और इट्स इक्विवेलेंट टू रियल टाइम फैक्ट्री कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज योर फैक्ट्री डिज़ाइन, ठीक है। सो अगर डेफिनेशन देखें तब भी आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं। एंड वन कीवर्ड एक्चुअली आई हैव हाईलाइटेड और encircled that help you to pick your right options, that is a factory. So B is the right option. As 42, consider the database and the retailers maintain their records. Retailers क्या करते हैं, वो अपने customers का कुछ ना कुछ सेव करते हैं, और जबकि सर्च इंजन से होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स की कोई चीज़ वो भी मेंटेन करते हैं। एक रिटेलर्स हैं और एक ये सर्च इंजन आपके हो सकते हैं, ये दोनों कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें कुछ महफूज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? ओके, रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स अपने कस्टमर्स की क्या करते हैं, परचेजेस। हाँ ठीक है कि कस्टमर्स ने क्या परचेज किया, फाइन, बट सर्च इंजन अपने क्लाइंट्स की सेल देखते हैं। ऑल पीपल सेल ओवर द इंटरनेट बट नॉट एवरी एंड यूजर सेल एथिंग और एनीथिंग ओवर द इंटरनेट, राइट। तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकता। सेकंड देखिएगा, रिटेलर्स को माइंड में लगेगा कस्टमर्स रिक्वेस्ट, कस्टमर की रिक्वेस्ट अच्छा उन्होंने ले ली, क्या कस्टमर क्या रिक्वेस्ट करता है, और सर्च इंजन ने क्या करना है, अपने क्लाइंट्स के नेम्स। नो, सर्च इंजन डज नॉट नीड टू मेंशन और रिकॉर्ड योर एंड माय नेम या एवरी यूजर नेम। क्या आप सर्च इंजन पे जाएं, आप लॉग इन नहीं, सर्च इंजन पर आपको कहेगा पहले अपना नाम बताइए और उसके बाद फिर मैं आपके लिए सर्च क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा एंड देन आई डिस्प्ले द सर्च रिजल्ट्स। ऐसा नहीं होता। थर्ड देखते हैं,
रिटेलर्स क्या करते हैं, दे आर इंटरेस्टेड टू रिकॉर्ड देयर कस्टमर्स परचेजेस, राइट, while the search engines they are interested to record their client's request. क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन से पेज, कौन सी चीज़ें, दिस इज द राइट ऑप्शंस. और फोर्थ अगर आप देखें तो रिटेलर्स जो हैं, कस्टमर उनको सेल नहीं कर रहा होता, कस्टमर उनसे परचेज कर रहा होता है, तो बाय डेफिनेशन वो बनता है. तो राइट ऑप्शन इज के रिटेलर्स जो इंटरेस्टेड होते हैं कि उनके कस्टमर से उनसे क्या परचेज किया है, जबकि सर्च इंजन इंटरेस्टेड होती हैं कि क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट है वो क्या आ रही हैं. तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. 43. Considering the database, the data mining is practiced on dash data collections called the data warehouse. देखिए, डेटा माइनिंग हमें पता है कि कैसा प्रोसेस है, कैसी अप्रोच, एक टेक्निक है कि आप क्या करते हैं, बड़े से डेटा पे हो कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें डिराइव करते हैं, इन्फर करते हैं, कंक्लूड करते हैं. वो जो आप करते हैं, सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इनफैक्ट वो कहाँ पे करते हैं. लार्ज डेटा तो होता है, ठीक है, मान लेते हैं बहुत बड़ा डेटा होता है. स्मॉल डेटा तो वो नहीं हो सकता. डायनेमिक डेटा होता है. देखिए, डायनेमिक डेटा की डेफिनेशन देखें कि आपका डेटा चेंज हो रहा है, इट्स डायनेमिकली चेंजिंग, एवर चेंजिंग. इसको अगर आप कहेंगे तो चेंजिंग कह सकते हैं, इट्स कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग. तो यही मसला है कि हमारे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, वो 1000 रिकॉर्ड्स हैं, हमें पता चल गया कि 1000 रिकॉर्ड्स हैं, इनके ऊपर हमने कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी है और हमने कुछ पैटर्न्स निकालने हैं. लेकिन क्या हो रहा है, वहाँ यूज़र डेटा अपडेट करी जा रहे हैं, मतलब कीप ऑन चेंजिंग द डेटा. अब मैं पहले कुछ टेक्निक्स अप्लाई करके रिकॉर्ड निकालता हूँ तो पता चलता है रिकॉर्ड कुछ और आ रहे हैं, अब 2 मिनट बाद निकालता हूँ तो कुछ और आ रहे हैं. तो आई कैन नॉट टेक दैट सच डेटा फॉर रिकॉर्ड पर्पज, फॉर कंक्लूजन इनफैक्ट. तो इसका मतलब है डायनिंग डेटा के ऊपर मैं नहीं अप्लाई कर सकता ये वाला काम. हाँ, स्टैटिक डेटा के ऊपर मैं कर सकता हूँ कि आपने डेटा ले लिया है, अब वो चेंज नहीं हो रहा. नो, आई कैन अप्लाई द टेक्निक्स एंड आई कैन इन्फर और डिराइव माई रिजल्ट्स और कंक्लूजन और पैटर्न्स. मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ. तो स्टैटिक इज द राइट ऑप्शन. डायनेमिक क्यों नहीं हो सकती, हमने बड़ी डिटेल से देखा है, इट्स नॉट पॉसिबल. 44 है, द लिंक्स बिटवीन डैश इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आर नॉर्मली मेंटेन्ड बाय. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में जो लिंक्स होते हैं, दो चीज़ें आपने देखी यहाँ पर, लिंक्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में वो मेंटेन होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है क्लास. तो क्लास होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की बात हो रही है. सेकंड पे आते हैं हम. सेकंड है जी लिंक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. ये तो ठीक लग रही है बात. एंड दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और नॉर्मली मेंटेन्ड बाय दी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. यानी जो OODB होती है उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं और आपका जो डेटाबेस है उनमें जो बेसिकली जो लिंक्स होते हैं वो कौन मेंटेन करता है, DBMS. तो दिस इज द राइट ऑप्शन. थर्ड और फोर्थ आप देखें तो वो इसमें मेक सेंस नहीं करेंगी, मतलब वो यहाँ पे फिट नहीं होंगी. यू कैन चेक इट योरसेल्फ, बट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. 45 है, अंडर डैश पैराडाइम अ प्रोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग स्मॉलर प्री डिफाइंड प्रोग्राम यूनिट्स. तो एक तो ये आपने देखना कि जो पैराडाइम है इसमें की बात हो रही है कि जो आपका प्रोग्राम है वो बनाया जाता है कनेक्टिंग स्मॉल प्री डिफाइंड प्रोग्राम यूनिट्स, कि छोटे छोटे प्रोग्राम के यूनिट्स हैं वो बनाए जाते हैं और ये प्री डिफाइंड होते हैं. एक चीज़ जो आपने देखी है यहाँ पे मैंने हाईलाइट की है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स गोइंग टू बी अ की वर्ड फॉर योर सोल्यूशन आर eliminating the answer option or picking the right option. तो functions, तो आपके जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं आप उनको कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, सो दैट ईच यूनिट्स आउटपुट आर यूज्ड एज अनदर यूनिट्स इनपुट. यानी एक यूनिट की आउटपुट बनी और वो अगले यूनिट की जो है वो इनपुट है उस सीक्वेंस के अंदर. तो ये आपकी कौन सी पैराडाइम है? यस, द फर्स्ट ऑप्शन इज द फंक्शनल पैराडाइम होती है ऐसी. 46, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट. इंटीजर a है, ओके, इसको रीड लाइक दिस, int a इज इक्वल टू 1. तो आपने एक वेरिएबल a इंटीजर टाइप का उसको 1 से इनिशियलाइज किया और नीचे आपने क्या लिखा, a इज लेस देन इक्वल टू 5. यानी a 1 से स्टार्ट होके 2, 3, 4 और 5, a ने 5 तक जाना है और 5 इक्वल टू है, इंक्लूडेड है. और आप क्या कर रहे हैं, सी आउट को स्टेटमेंट आउटपुट कर रहे हैं और उसके बाद स्टेटमेंट के बाद आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं a को +1 से. तो पहली बार a यहाँ पे आया, फिर a++ हुआ प्रिंट होने के बाद, उसके बाद फिर वापस चला गया a 2 <5, ठीक, फिर 3 <5, 4 <5,
5 लेस दैन इक्वल टू 5, यहाँ तक ठीक हो गया, यहाँ तक आप आ गए। 5 को जब आउटपुट आपने किया और उसके बाद 5 को यहाँ पे किया 6, और अब दोबारा कंडीशन चेक करने गए तो अब आया 6 इज लेस दैन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो कंडीशन जब फॉल्स होगी तो आप लूप से टर्मिनेट करके बाहर आ जाएंगे। अब जब लूप से बाहर आएंगे तब तक आप, यानी 6 तक आपका ए जो है वो 6 था, 6 पे आप बाहर आए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपने लूप एग्जीक्यूट किया हुआ। तो ये कितने टाइम हुआ? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 इज द राइट ऑप्शन। 47. In the context of CS impact, the content filtering works with matching dash of characters. ठीक है, तो कंटेंट फिल्टरिंग की डेफिनेशन आपको पता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि वो कंटेंट फिल्टर किए जाते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स। कि आप जो स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर देते हैं या जो यूज़ करते हैं, वो जब कंटेंट फिल्टर डिवाइस या एप्लीकेशन के पास जाते हैं तो वो मैच होते हैं वहाँ पे। तो फॉर इंस्टेंस, अगर मेरी ऑफिस की पॉलिसी है कि वहाँ पे फेसबुक यूज़ नहीं हो सकती, यूट्यूब यूज़ नहीं हो सकती, तो आप ये समझ लीजिए कि वो कैरेक्टर्स मैच हो गए हैं और जो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर मैंने रिक्वेस्ट की है या मैंने पास की है, फॉरवर्ड की है, बट कुछ मैसेज हो सकते हैं, कुछ ईमेल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ईमेल अटैचमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, सो स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, थिंकिंग अबाउट द डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन को अपने जेल में रखना है। एक क्या कॉन्सेप्ट है? A dash is a collection whose entries have a hierarchical organization. कोई एक हायरार्की है, फॉर इंस्टेंस ऐसे होता है, पहले कोई एक चीज़ है, उसके बाद फिर 2-3 चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये आपकी क्या होती है? हायरार्की। सो सिमिलर टू दैट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मैंने कहा कि आपके पास यहाँ क्या हो सकता है, यू हैव अ CEO हियर एंड यू मे हैव अ VP ओवर हियर, a vice president, and then you may have directives down there and managers and then supervisor and workers. तो ये असल में क्या चीज़ बन रही है आपकी, अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज आर ट्री। ठीक है, नोड नहीं है ये। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट अगर आप देखें तो चार्ट पूरा क्या है? दिस इज द चार्ट वी हैव डिपिक्टेड, आर ट्राई टू डिपिक्ट। तो ये क्या पूरा एक ट्री है। एक ये जो टॉप पे है CO, ये दिस इज अ रूट, और ये नोड भी है, ये रूट भी है। दिस वन VP के लिए जो हमने यहाँ पर डाली है, इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या है? नोड्स हैं, एंड द रेस्ट वी हैव नोड्स ओवर हियर। तो ट्री के अंदर नोड्स होती हैं। ठीक है ना। आप CS 301 में मैं फिर कहूँगा, जब आप जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर तो वहाँ पे ट्रीज को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रीज में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और जिन लोगों ने आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, प्रोग्रामर्स बनना है, सिस्टम एनालिस्ट बनना है, उनके लिए दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी पिवटल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। तो डू पे अटेंशन व्हेन यू स्टडी दिस। CS 301 इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। 49. The sophisticated packages designed are primarily for the software engineers या software engineering environment known as। तो आपके पास कुछ पैकेजेस हैं जो आपने डिज़ाइन किए हुए हैं, डिज़ाइन हुए हुए आपके लिए, और उनका मेन पर्पस क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एनवायरनमेंट है। ये अपनी कोड लिखना है, तो ऐसे एनवायरनमेंट को आपको पता क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज IDE। आप मेरा ख्याल है शायद VS कोड से वाकिफ़ हैं। विजुअल स्टूडियो जिसे पोर्ट कहा जाता है, इसे आप शायद, अगर आपने नाम सुना हो। इसी तरह आपने शायद DevC का नाम सुना हो, DevC++। ठीक है, ये भी एक ID है C++ कोड करने के लिए। बिलीव आप में से शायद को अगर CS 201 जिसने स्टडी की है या कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, तो वो इसको यूज़ करते होंगे। तो इस तरह के जितने भी इन्वायरमेंट हैं जिसमें आप कहीं कोड लिखते हैं, दैट इज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, IDEs उनको शॉर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 इन डैश, ए सॉफ्टवेयर टेस्टर इज अवेयर ऑफ द इंटीरियर स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे है कि एक सॉफ्टवेयर जो टेस्टर होता है उसको पता होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी कंपोजिशंस क्या है। ठीक है, उसके कंपोनेंट किस तरह से बिल्ड हुए हैं और किस तरह से इंटीग्रेटेड है, और यही वो नॉलेज यूज करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इन डिजाइनिंग द, व्हेन डिजाइनिंग द टेस्ट। जब आपने वो टेस्ट केसेस अपने लिख रहा होता है, बना रहा होता है, तो वो इसी चीज को यूज करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरनली इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स, व्हिच कंपोनेंट्स, हाउ दे आर इंटीग्रेटेड, आर इनकॉर्पोरेटेड। तो ये क्या कहलाता है? ग्लास बॉक्स टेस्टिंग।
ठीक है, बाय डेफिनेशन जो है तो यही होती है वो, यानी सॉफ्टवेयर टेस्टर को पता होता है कि इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है सॉफ्टवेयर का, और वो इसी नॉलेज या इनसाइट को यूज करता है जब वो अपना टेस्ट केस लिख रहे होते हैं, अपनी जो भी टेस्ट केस बना रहे होते हैं। आपको पता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जब टेस्ट होती है उससे पहले टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, तो वो जो टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं ना, बेसिकली यहाँ ये नॉलेज यूज होता है। ये जो टेस्टिंग की जो मिसाल है, एग्जाम्पल है, दैट इज ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। 51 है कंसिडरिंग द प्रोग्रामिंग कंकरेंट एक्टिविटीज। नो, अब आपको कंकरेंसी इस चीज़ पर ज़रा फोकस करना है कि कंकरेंट एक्टिविटीज आ गई हैं। ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग, वही बात है, एक से ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें अगर एग्जीक्यूट हो रही हैं एट द सेम टाइम और सिमिल्टेनियसली, तो इसका मतलब ये है ये कंकरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यहाँ पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, ये आपके पास मल्टीटास्किंग हो रही है, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। पैरेलल में 3 काम चल रहे हैं। यू आर डूइंग एक्टिविटी 1 टास्क 1, और आप ये समझ लीजिए दिस इज टास्क 1, दिस इज टास्क 2 एंड दिस इज टास्क 3। सो एनी गिवन टाइम T1 हम टास्क 1, 2 और 3 तीनों क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं सेम टाइम। ये तीनों एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 तीनों अगर सिमिल्टेनियसली किसी T1 में हो रही हैं टाइम में, तो ये तीनों क्या है, कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ हैं या पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। तो इस पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कुछ तो चाहिए ना, तो वो मल्टीपल क्या हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। इंस्ट्रक्शंस तो पैरेलल होंगी, मल्टीपल तो ही चलेंगी। एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं। सो दिस मे बी ऑप्शन, मे बी नॉट। CPU कोर्स, यस दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने अगर एक आपका CPU कोर है तो आप 1 इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम चला सकते हैं। आप ये समझ लीजिए ये आपका कोर है और ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो 1 कोर 1 इंस्ट्रक्शन, अगर आपके पास 2 कोर्स हैं तो 2 इंस्ट्रक्शन, यानी एक कोर पे चल रही है, दूसरे कोर पे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मल्टीपल एक्टिविटीज इंस्ट्रक्शन चलानी है तो यू शुड हैव अ मल्टीपल CPU कोर्स, ताकि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेम टाइम, या अगेन पैरेलल प्रोसेसिंग का जो वर्ड है यही बता रहा है कि आपने पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है, यू शुड हैव अ मल्टीपल CPU कोर्स जहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेम टाइम में सिमल्टेनियसली, जैसे हमने यहाँ T1 में मिसाल ली 1, 2, 3 चल रही हैं। तो रिक्वायर्ड ऑप्शन और द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 52, if 2 modules interact with the same item of data। सो हमारे पास कोई 2 मॉड्यूल्स हैं, आप मॉड्यूल्स में पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं। सो ये दोनों मॉड्यूल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम डेटा आइटम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। दिस इज सेम आइटम ऑफ डेटा। अगेन ये कीवर्ड से हाईलाइट करते जाइए, आप सेम रखते जाइए। When modification made by one module may affect other। जारी बात है, अगर ये देखें ना, ये कोई पीस ऑफ डेटा है, तो एक मॉड्यूल आपका यहाँ पे है, इट्स कॉल्ड M1, और एक मॉड्यूल आपका M2 है, ये कोई भी और है, और दोनों सेम पीस ऑफ डेटा जो है, ये डेटा 1 या सिंपल डेटा आप कर लीजिए, इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर ये मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 1 इसको चेंज करता है तो वही चेंज ये साहब भी देख रहे होंगे, राइट। अच्छा, ये जो फिनोमेना है वो क्या कहलाता है, मेरा ख्याल है कि डेफिनेशन ज़हन में आ गई होगी आप लोगों के। जी देखें, 2 चीज़ें हैं, तो एक लफ्ज़ आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है ना, चीज़ों को एनालिटिकली सोचना शुरू करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी। एक चीज़ लफ्ज़ होती है 2 चीज़ों का कपल, और उसके बाद हम किसको छेड़छाड़ रहे हैं, डेटे को। तो आई बिलीव एवरीबडी इज गॉट नाउ, ठीक है, दैट इज डेटा कपलिंग, राइट, दी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो 2 मॉड्यूल्स हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं डेटा के साथ, दे कपल्ड टुगेदर, सो दैट इज द डेटा कपलिंग। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। और बाय डेफिनेशन भी अगर आप देखें तो डेटा कपलिंग की डेफिनेशन भी यही होती है कि सेम डेटा आइटम जो है वो 2 मॉड्यूल शेयर कर रहे होते हैं, और फिर एक की जो अगर चीज़ है वो दूसरे पे जारी बात है इफेक्ट करेगी, उसको देखेगा वो चेंज हो गई है। दैट फिनोमेना इज बेसिकली डेटा कपलिंग। 53, डैश इज ए क्वांटिटेटिव टेक्निक। अगेन दिस इज द कीवर्ड। ये कोई क्वांटिटेटिव टेक्निक है यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर मेजरिंग दी सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज। तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सेक्शन में ज़रूर पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स एक ऐसी चीज़ है जो सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज़ को मेजर करती है। अगेन क्वांटिटेटिव है, इट मीन्स देयर वुड बी सम नंबर्स बिहाइंड दैट, देयर वुड बी सम नंबर्स, और नंबर्स को आप मैट्रिक्स से रिलेट कर सकते हैं। मैट्रिक्स इज सम नंबर्स अगेन। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो है ये एक ऐसी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं जिनमें आप किसी सॉफ्टवेयर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप मेजर कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। 54, इनफैक्ट
I is missing over here. Okay, let's make it is now. Dash is a major problem in the field of education. ठीक है, ये मेरे ख्याल में आपको भी ज़्यादा पता होगा क्योंकि you're related with the field of education. Even I do. मैं भी अपने आप को स्टूडेंट ही शुमार करता हूँ, हर रोज़ मैं भी कुछ सीखता हूँ, नई टेक्नोलॉजी, नए बिहेवियर, नई एटीट्यूड। एनीवेज, तो क्या चीज़ है जो इस वक्त फील्ड ऑफ एजुकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम है? सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। यस इट इज़, बट नॉट एग्जैक्टली, और ये इतनी नहीं है। कॉपीराइट से दोनों एक चीज़ें हैं। प्लेजरिज्म, यस राइट, आप और मैं, हम लोग क्या करते हैं या कोशिश करते हैं कि एक मेट ने असाइनमेंट लिख लिया एंड वी जस्ट कॉपी पेस्ट दैट। मैक्सिमम क्या करते हैं, उसने इंटीजर ए यूज़ किया हुआ, हम लोग इंटीजर एक्स यूज़ कर लेते हैं। फंक्शन वही है, लूप वही है, कंस्ट्रक्ट वही है, ठीक है। इसी तरह मैनेजमेंट की बात करूं तो इट कुड बी एन एप्लीकेशन ऑफ HR थ्योरी और मे बी इट्स इक्विटी थ्योरी। तो हम क्या करते हैं, मेट ने जो लिखा हुआ है हम भी वही लिख लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उसने नाम अली यूज़ किया, हम बाबर यूज़ कर लेंगे, ठीक है, कोई इससे खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली दिस इज़ वेरी वेरी मच चैलेंजिंग, स्पेशली अगर हम BU के कॉन्टेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा होता है, बिकॉज आप ट्रेडिशनल तरीके में नहीं हैं। बाकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो हो सकता है क्लास में टीचर खड़ा करके पूछ लें कि साहब ये बताइएगा आपने तो ये लिखा है, इसका क्या मतलब है? So if I have composed or drafted my own assignment, so I can defend that, I can respond to that question. If I haven't prepared my own assignment, तो obviously बात है मैं उसको respond नहीं कर सकूँगा, और मैं वहाँ पे speechless हूँ, तो it's implicit or understood कि भाई साहब ने कहीं से कॉपी किया है, ठीक है। So plagiarism is basically it's very challenging for us in today's world, distance learning में भी और उसके अलावा पे। 55. The task of understanding journal image is usually approached as a two-step process. इसको एक तो आपकी क्या है, एक इमेज है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, और ये प्रोसेस है आपको टू स्टेप है। इमेज डैश विच रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो एक आपके पास इमेज का प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं आप उसमें, ये वो प्रोसेस है जिसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, व्हाट डू दे मीन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे एड्रेस करनी है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये याद आ गया हो, अगेन इट्स दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू AI सब्जेक्ट और द डोमेन और सेक्शन। आपको पता है बाय डेफिनेशन इमेज प्रोसेसिंग जो होती है ना, वो बेसिकली होती है कि आप इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, बाय डेफिनेशन। वो क्या होती है आपकी इमेज प्रोसेसिंग। तो इमेज प्रोसेसिंग में आप देखें तो हमारे पास सिर्फ एक थर्ड ऑप्शन है। अगर आपको ये पहली डेफिनेशन पता चल गई ना कि इन दो स्टेप्स में जो दो प्रोसेसेस हैं बेसिकली, या एक टू स्टेप प्रोसेस है जिसमें पहला स्टेप है वो आपका क्या आप जब इमेज को अंडरस्टैंड करते हैं तो इमेज को प्रोसेस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो क्या है, इमेज प्रोसेसिंग है। और ऐसा ही है, जब आप इमेज क्या प्रोसेस कर लेते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस बेसिकली है कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बनाए हैं, निकाले हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, वो क्या है दरअसल, उनको आप समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज अ टू स्टेप प्रोसेस इज इमेज प्रोसेसिंग। We identify the characteristics, and second is analysis. We try to understand what do those characteristics actually mean to us. So third option is the correct option. 56. A file's dash is normally stored as a separate file. एक फाइल की कोई एट्रीब्यूट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ है हमारा, जो एक सेपरेट फाइल के तौर पे स्टोर होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। ऑन द सेम मैस स्टोरेज डिवाइस, उसी हार्ड ड्राइव पे कह लीजिए, उसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर। मैस इसलिए क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि इसमें एक बड़ी आपको स्पेस चाहिए होती है, ठीक है। बड़ी हार्ड ड्राइव, टेराबाइट तक या शायद इससे भी बड़ी। तो क्या फाइल का नंबर है जो किसी सेपरेट फाइल के ऊपर स्टोर किया जाता है? हम लोग तो फाइल्स को नंबर नहीं लगाते, और जहाँ तक ख्याल है कि वो भी शायद कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा होता। मतलब नंबर क्या था, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लें नंबर, फाइल का स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड ड्राइव पर स्टोर किया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ, बट नॉट एग्जैक्टली। द राइट ऑप्शन इज फाइल इंडेक्स। देखिए, जब आपके पास ढेर सारी फाइल्स हो जाती हैं तो आपकी फाइल को, इवन डेटाबेस में आपके रिकॉर्ड को भी इंडेक्स किया जाता है, और उस इंडेक्स को किसी और फाइल के ऊपर स्टोर किया जाता है।
आप ये समझ लीजिए कि ये जो छोटी छोटी लाइंस हमने लगाई हैं ये हमारी फाइल्स हैं। इन फाइल्स के अंदर ढेर सारा डेटा है। और एक और बड़ी फाइल है इंडेक्स फाइल। इन फाइलों के सिर्फ क्या पड़े हुए, इंडेक्स पड़े हुए। मैं उसको आईडी लिख रहा हूं, ठीक है, आईडीज पड़े हुए। और ये आईडीज आगे कहाँ, किस लोकेशन पे, वो लोकेशंस पड़ी नहीं है। अब कौन सी फाइल रीड करनी है, उसकी आईडी क्या है, वो एक बड़ी फाइल में पड़ी हुई है जिसको हम कह सकते हैं इंडेक्स फाइल। ये हमारी क्या है, इंडेक्स फाइल है, इंडेक्स फाइल। तो इस इंडेक्स फाइल में इन तमाम छोटी फाइल्स के, ये नॉर्मल रेगुलर फाइल्स के इंडेक्स आईडीज पड़े हुए हैं। तो जिस फाइल को रीड करना है, फेच करना है, रिट्रीव करना है, ओपन करना है, उस फाइल की आईडी या इंडेक्स फाइल से पकड़ी जाएगी और जो आईडी होगी उसकी लोकेशन पर देखी जाएगी। उस लोकेशन से जाके उस फाइल को एक्सेस करके ओपन कर दिया जाएगा। तो अ फाइल्स इंडेक्स इज नॉर्मली स्टोर्ड एज ए सेपरेट फाइल, जो कि हमारी इंडेक्स फाइल है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है जी, सी करेक्ट। फाइल का इंडेक्स किसी और फाइल में जो कि इंडेक्स फाइल है वहां स्टोर किया जाता है। 57 है, डैश इज ए प्री डेवलप्ड मॉडल फॉर सॉल्विंग ए रिकरिंग प्रॉब्लम। एक चीज़ अब बार बार हो रही है तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर, तो वो आप डिफाइन आपने की हुई है, प्री डेवलप की हुई है। तो उस फिनोमेना को, उस देखें एक लफ्ज़ आपने यार याद रख लिया ना, मॉडल। इसको मैं एस्ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी फॉर माई एस्ट्रिक। तो इट्स मॉडल बेसिकली, ये आप क्या करते हैं, आपका एक प्री डिफाइंड मॉडल है। आपने जो रिकरिंग प्रॉब्लम्स हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में कि डिज़ाइन हमें कैसा करना चाहिए, ठीक है, तो वो बार बार आप इस बारे में कि सोचें कि अब हम डिज़ाइन कैसा करें। फिर कोई डिज़ाइन सामने आए, सॉफ्टवेयर आए, फिर आप सोचें अब डिज़ाइन कैसे करना है। तो उससे बेहतर है आप एक मॉडल बना रहे हैं, फिर इसको फॉलो करते जाएं। तो इन दो लफ्ज़ों को अगर आप जेल में रखें ना, डिज़ाइन और मॉडल को, तो यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई के डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं जिनको आप यूज़ करके ये काम करते हैं। बाय डेफिनेशन भी ये आप अगर अप्रोच कर पाए हो तो वेल एंड गुड, वरना आई कैन शो यू हाउ टू पिक द कीवर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन और उसके बाद यू कैन अप्रोच योर राइट आंसर, ठीक है। तो डिज़ाइन पैटर्न और डी डेल्टा ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर्म हेयर। Question number 58. The conceptual shape or arrangement of data is known as. आपने डेटा को अरेंज करना है, किसी खास तरतीब में उसको आपने रखना है, शेप भी करना है और स्टोर भी करना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। फोर्थ इज राइट ऑप्शन। यानी आप लिस्ट बना लेते हैं, इस लिस्ट में भी आप एक खास तरतीब से डेटा रखते हैं। लिंक लिस्ट आपने शायद पढ़ी हो, सुनी हो। इसी तरह भी हमने बात की थी, आप स्टैक बना लेते हैं। तो ये भी क्या है, एक अरेंजमेंट है। ये भी क्या है, एक अरेंजमेंट है। हमने इससे पहले अभी एरे देखी, ठीक है। ये भी क्या है, अरेंजमेंट है, सही है। सो एरे हो, लिस्ट हो, आपके पास क्यू हो, स्टैक हो, ट्री हमने देखा, वो भी क्या है, अरेंजमेंट है। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात की, तो हमने कहा ट्री भी हो सकता है। सो ये सारे क्या हैं, ये अरेंजमेंट हैं। शेप आप देख रहे हैं, शेप और अरेंजमेंट। अब आपको समझ आ रहा है क्विकली, यस एग्जैक्टली। सो दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 59. Whichever following language is related to the functional paradigm. जी, फंक्शनल पैराडाइम से रिलेटेड कौन सी लैंग्वेज है यहाँ पे। लैंग्वेज या जो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वहाँ आपने पढ़ा होगा कि फंक्शनल पैराडाइम इन गिवन में से किसकी है, पाइथन की है, ठीक है। सो पाइथन इज द लैंग्वेज जो रिलेट करती है या वो इस कैटेगरी में आती है इन फंक्शनल पैराडाइम लैंग्वेज। Finally, we have a question number 60 and the last question of this paper. In software engineering, the design phase is followed by, it's very easy question. सबसे पहले आप क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद क्या होता है, डिज़ाइन होता है, उसके बाद क्या होता है, यू इम्प्लीमेंट दैट, यू कोड दैट और यू डेवलप दोज एंड देन यू फिर फाइनली टेस्ट रिक्वायरमेंट्स या डिज़ाइन जो भी आपने बनाया इम्प्लीमेंट करके। तो आप क्या कह रहे हैं जी, डिज़ाइन फेज इज फॉलोड बाय, तो डिज़ाइन किसके बाद आती है, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के बाद, ठीक है। दैट इज सेकंड फेज। दिस इज द सीक्वेंस।
फाइनली वी हैव डन इट 60 क्वेश्चंस। थोड़े से लेंथी हो गए, जस्ट बाजू का कुछ क्वेश्चंस अगर मैं स्पीड अप करता तो शायद कॉन्सेप्ट जो है वो हम छोड़ देते। मेरे लिहाज से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप 20 छोड़ सकते हैं, लेकिन जो 40 आप करें वो उनमें आप क्लियर हों, बजाय कि आप रश करें ABCD देखते जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप 60 की बजाय 600 भी कर लें, आई एम सॉरी, उनका कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो की जो ख़ास प्योर इंटेंशन थी वो यही थी कि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएं, कुछ आपको आइडिया दिया जाए। एक तो आपकी असेसमेंट इसमें हो गई है कि आपकी कितनी प्रेपरेशन है। सेकंड, आपको एक गैप एनालिसिस मिल गया है कि आपके कौन से एरियाज़ जो वीक हैं वो आपने क्या करनी है। अगर आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट को दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा और इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। AI का सेक्शन है, डेटाबेसेस का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कॉन्स्ट्रक्ट का, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स का, या ओवरऑल कुछ थ्योरेटिकल और चीज़ें हैं जिनको आपने भी और देखना है, प्रिपेयर करना है। तो ये हमारा मकसद था। और अगर इससे आपकी प्रैक्टिस हुई हो, आपकी असेसमेंट हुई हो, आपका गैप एनालिसिस हुआ हो, या आपने आइडेंटिफाई किया हो कि कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी चाहिए और आप ये कर सकें या कर पाए हो, तो बिलीव मी माई इंटेंशन हैज़ बिन फुलफिल्ड। आई मीन जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया कि आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, आपको एक इनसाइट दी जाए, और ये अगर चीज़ें हो गई हैं तो आई एम प्रीटी हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड कि एटलीस्ट द ऑब्जेक्टिव, द टारगेट दैट आई हैव टेकन वो फुलफिल हो गया, किसी हद तक वो मेट हो गया। इनफैक्ट आप अपने कंटेंट को रिव्यू कीजिए और उसके बाद जो आपने मॉड्यूल्स हाईलाइट किए हैं उनको आप डिस्कस कीजिए, और इंशाल्लाह अगर आपने इसको बेशक आप चाहें तो दोबारा इसको रिविजिट कर सकते हैं और ख़ुद अटेम्प्ट कीजिए, पास करते जाइए और क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट कीजिए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है और हमारा टारगेट ये है कि आपको इंश्योर किया जाए कि आप अपनी सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स जो हैं वो 60 आउट ऑफ 60 जो है वो अचीव कर सकें इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन बेहतर लगी हो, आपको कुछ इससे समझ आया हो, आप कुछ सीख पाए हों या आपको इससे बेनिफिट हुआ हो, तो हमें ज़रूर फीडबैक में मेंशन कीजिएगा। और क्या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस क्रिएट करें एग्जाम से पहले क्विकली, आपको 60 क्वेश्चंस का एक और टूल सेट शेयर करें या 2 शेयर करें, ताकि आप 150-200 क्वेश्चंस देखते जाएं और आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो कि मुमकिन है सिमिलर क्वेश्चंस फेस कर रहे हो, आप इन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर से आ रहे हो, ताकि आप आसानी के साथ अपने क्वेश्चंस को फेस भी कर सकें, बल्कि अटेम्प्ट भी कर सकें और अच्छे ग्रेड्स भी अर्न कर सकें। तो आपकी अगर रिक्वेस्ट आएंगी, आपके कमेंट्स में से कुछ मैं अगर देख लूँगा, इफ़ यू पीपल लुकिंग फॉर मोर एग्जाम्स ऑन CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए, तो आई विल क्रिएट अनदर वीडियो। और इफ़ यू थिंक दिस इज़ इनफ और सफिशिएंट, तो प्लीज़ गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वेस्ट कि मे बी वी कनेक्ट अगेन। और अगर आपकी फीडबैक आती है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर वीडियो आफ्टर 60 क्वेश्चंस एंड विल शेयर वीडियो वेरी सून, ताकि आप टाइमली अपनी प्रैक्टिस कर सकें बिफोर 22 जुलाई, जो कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, देर में अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपको खैरियत से रखे, और लेट्स सी वी मे बी एबल टू कनेक्ट इन दिस सेशन CS 101 in Introduction to Computing, or maybe we'll be connecting in another subject inshallah. Take care. Good luck with your final exams. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.